जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। वीडियो को स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रोहन, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं विशाल, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं प्रदीप, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत है सभी का। पंकज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत है सभी का। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। स्टूडेंट 10 अप्रैल को आपका एनडीए फर्स्ट 2022 का एग्जाम था। आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। फिजिक्स के पेपर के बारे में बात करते हैं तो फिजिक्स का पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने मॉक टेस्ट पेपर में करवाए थे, सारे के सारे क्वेश्चन सेम टाइप से मिले हुए थे। रानी देवी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रानी देवी कुशवाहा, स्वागत है आपका। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। यशकांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जय श्री श्याम, स्वागत है आपका यशकांत। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं एनडी पेपर के बारे में। सोनल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। जय हिंद सोनल। पवन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। जय हिंद पवन। स्टूडेंट क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। क्या क्या हमने क्वेश्चंस वहां पर पढ़े थे? मॉक टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे और वो आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस मिले हैं। डिफेंस लवर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है डिफेंस लवर आपका। स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस हमारे किस तरीके से आए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 3 हर्ट्ज। इट इंप्लाइज दैट किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। इसका क्या आशय है? तो कुछ आपको ऑप्शंस गिवन है, तो किस तरीके से ये होने वाला है स्टूडेंट। तो ये जो हमारा एनालिसिस वाला जो चैप्टर चल रहा है अभी, ये जो नेक्स्ट आपका सितंबर में एग्जाम है, उसके लिए भी आपको बेनिफिशियल रह सकता है कि किस तरीके से आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ में मैं हर एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी बताता जा रहा हूं, ताकि आपको उसके बारे में अगर कोई एक्सपेक्टेड लेवल का क्वेश्चन हमारा बनता है तो वो आप वहां से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न में हमने देखा है कि सारे के सारे क्या क्वेश्चन है, हमारे फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। यूपीएससी में खूब सारे क्वेश्चंस हमारे रिपीट भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यूनिट और डायमेंशन के बारे में बताया था, क्वेश्चंस आपका यूनिट और डायमेंशन से पक्का आना था, तो वहां पर हमारा एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन के बारे में यूनिट और डायमेंशन से आया है। इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करता हूं तो मैंने आपको ढेरों क्वेश्चन ऐसे करवाए थे, तो सारे के सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिले हैं। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने जो क्वेश्चन किए थे एमसीटी पे, मीन स्पेसिफिक हीट पे, या फिर हमने बात की थी लेटेंट हीट पे, तो वो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में हूबहू ऐसे के वैसे मिले हैं। पवन कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। राजस्थान जीके का, बिल्कुल राजस्थान जीके के लिए भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 3 हर्ट्ज। इट इंप्लाइज दैट किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। इसका क्या आशय है? तो कुछ आपको ऑप्शंस गिवन है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? मींस नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, मींस एक एकांक समय में 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। मींस तय किए गए चक्रों को हम क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर हमें बोला है 3 हर्ट्ज के बारे में। तो 3 हर्ट्ज का मतलब है क्या है? मींस 1 सेकंड में 3 चक्कर वो कवर अप कर रहा है। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? देयर आर 3 साइकिल्स मींस पर सेकंड। 3 साइकिल्स पर सेकंड, 3 चक्कर 1 सेकंड में वो तय करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं आवृत्ति के बारे में। तो आवृत्ति की इकाई क्या रहती है हमारी? पर सेकंड। मींस एक पर सेकंड हमारी यहां से इसकी आवृत्ति की इकाई रहने वाली है, या फिर इसको हम हर्ट्ज में भी डिनोट करते हैं। बात करते हैं आवृत्ति के बारे में कि मींस आवृत्ति हमेशा क्या रहती है? टाइम का रेसिप्रोकल रहती है। टाइम की हमारी ये समय के व्युत्क्रमानुपाती रहती है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां से बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आपके मॉडरेट लेवल के थे, आसान के थे, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक। किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? कुछ आपको ऑप्शंस गिवन थे। तो स्टूडेंट बात करते हैं तारों का टिमटिमाना क्यों होता है। जब भी हम बात करते हैं तारों के बारे में, तो तारों से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, वो हमारे वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल में अलग अलग परतें रहती है जिनका अलग अलग तापमान रहता है। अलग अलग तापमान के कारण वहां का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, जो अपवर्तनांक रहेगा, वो भी अलग अलग रहेगा। अलग अलग अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें क्या करेगी? बार बार अपवर्तित होगी। बार बार अपवर्तन के कारण वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी
और जैसे जैसे वो मूल पथ से विचलित होगी तो लाइट हमें कैसी दिखाई देगी, ट्विंकलिंग, मींस बार बार वो मुड़ेगी तो हमें तारे कैसे दिखाई देंगे, ट्विंकलिंग की, मतलब चमकते हुए तारों में अलग अलग चमक हमें दिखाई देगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है स्टूडेंट, राइट ऑप्शन बनने वाला है रेफ्रेक्शन ऑफ स्टारलाइट, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। राजस्थान जीके का समय क्या है, तो स्टूडेंट राजस्थान जीके का समय हमारा, अभी तो क्लासेस रेगुलर नहीं चल रही है, अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, तो आप एपेक्स क्लासेस जो हमारा जयपुर और जोधपुर दोनों जगह है, तो आप एक बार ब्रांच आकर विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको ऑफलाइन मोड में क्लासेस मिल जाएगी। उसके अलावा रिकॉर्डेड कंटेंट आपको पूरा का पूरा वहां पर मिला हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मास इज ड्रैग्ड बाय ए पुली ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय ए फोर्स एंटी पैरेलल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला गया है, ए फोर्स एंटी पैरेलल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। द वर्क डन इन पुलिंग द मास m इज, किसी द्रव्यमान m को इसके विस्थापन के प्रति समानांतर बल द्वारा एक क्षैतिज समतल पर घिरनी द्वारा खींचा जाता है। तो द्रव्यमान m को खींचने में किया गया कार्य क्या होने वाला है, तो द्रव्यमान m को खींचने में किया गया कार्य कितना होने वाला है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, मींस ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जब भी हमारा अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन हमारा क्या रहता है, नेगेटिव वर्क डन रहता है। जैसे कि मैं बात करता हूं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कैसा अप्लाई होता है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मींस फ्रिक्शन फोर्स हमारा कैसा वर्क डन करता है, नेगेटिव वर्क डन करता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि फोर्स एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हमारा किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों का दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो वर्क डन हमारा कैसा होगा, वर्क डन होगा हमारा नेगेटिव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। डिफेंस लेवल से पूछ रहे हैं सर कितने फिजिक्स से आता है क्वेश्चन, तो अप्रोक्स हमारे यहां पर 25 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, मींस 25 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के आते हैं और इसी तरीके से बायो और केमिस्ट्री से भी आता है। जो हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट है टोटल हमारे इसमें 150 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका, नेगेटिव, ऋणात्मक, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कैसा होता है, वर्क डन उसमें भी हमारा नेगेटिव रहता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए 5 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड व्हेन ए मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एक्सेलरेटेड विथ, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का त्वरण कितना होगा जिसे 5 न्यूटन बल से परिभाषित किया जाएगा। तो आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही हमारा इजी सा क्वेश्चन है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि हमारा फोर्स क्या होता है, हमारा फोर्स बराबर ma होता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इजी टू मॉडरेट, तो इसको हम इजी वाली कैटेगरी में डालेंगे। क्वेश्चन में आपको फोर्स कितना गिवन है, 5 न्यूटन गिवन है, दैट इज 5। द्रव्यमान आपको कितना गिवन है, मास आपको 10 किलोग्राम गिवन है, तो यहां पर मैं 10 लिखूंगा। सारा का सारा किसमें गिवन है, एसआई सिस्टम में गिवन है, तो हमें यहां पर यूनिट को चेंज करने की किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा वो एक्सेलरेशन कितना मिलने वाला है, 5/10, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5। एसआई सिस्टम में होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है यहां से, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट यहां पर ये बनने वाला है। आई होप आप लोगों ने सभी ने इसका राइट आंसर ही लगाया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी लेवल वाला क्वेश्चन हमारा ये था। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, संवेग संरक्षण के बारे में बताया था। साथ ही साथ में इसमें क्या हो रहा है, साथ ही साथ में इसमें हो रही है हमारी मतलब परफेक्टली
इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर जाती है और स्टिक करने के बाद में सेम वेलोसिटी के साथ में मूव करती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने यहां पर देखी थी। यहां का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब प्रत्यावस्थान गुणांक हमारा यहां पर 0 बनने वाला है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे मैंने आपको सैंपल पेपर में, मॉक टेस्ट पेपर में भी करवाए हैं, उसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने आपको प्रत्यास्थ जो टक्कर वगैरह थी, अप्रत्यास्थ टक्कर वगैरह, इन सब के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। तो ए बॉय ऑफ मास 52 किलोग्राम इज जंप विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम। द कार्ट इज फिक्स्ड विथ फ्रिक्शनलेस व्हील्स, Which of the following would be speed of the cart? तो हमें कार्ट का स्पीड पूछा है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए 52 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक लड़का 3 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर ठेला गाड़ी पर 2 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से कूदता है। ठेला गाड़ी में घर्षणहीन पहिए लगे हैं। ठेला गाड़ी की चाल निम्नलिखित में से क्या होगी? तो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मींस ये हमारा कोई भी एक कार्ट है, एक गाड़ी है जिसका मास हमें कितना गिवन है, मास हमें गिवन है 3 किलोग्राम। ये अभी स्टेशनरी में है। यहां पर हमारा एक कोई बॉय है, कोई एक लड़का है जिसका मास कितना गिवन है, हमें 52 किलोग्राम गिवन है। साथ ही साथ में इसका वेलोसिटी, ये किस से यहां पर कूदेगा, इस तरीके से यहां पर ये कूदने वाला है गाड़ी पर जो हमारी स्टेशनरी है। तो किस वेलोसिटी के साथ में कूदता है ये, क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ये इस पर क्या करेगा, कूदेगा, जंप लगाएगा। तो यहां पर हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना गिवन है, इसको मैं यू से डिनोट कर देता हूं, 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था हमने। मीन्स टक्कर से पहले और टक्कर के बाद हमेशा संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब बॉय हमारा इस पर कूदा नहीं था तो उससे पहले उसका संवेग क्या रहेगा, एम यू, कैपिटल एम इंटू यू। जैसे ये इस पर कूद जाता है तो ये क्या कर जाएगा, इससे स्टिक कर जाएगा। स्टिक करने के बाद में दोनों का द्रव्यमान क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा और सेम वेलोसिटी के साथ में ये मूव करने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो यहां से टोटल मास कितना आने वाला है, कैपिटल एम स्मॉल एम, और वेलोसिटी हमारी चेंज होगी, कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। मैं वैल्यूज को पुट करता हूं यहां पर, तो कितना आने वाला है, कैपिटल एम का वैल्यू हमारे पास में कितना गिवन था, क्वेश्चन में कैपिटल एम का वैल्यू गिवन था 52, वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना गिवन था 2। दोनों का अगर मैं मास को ऐड करता हूं 52 + 3 दैट इज 55 किलोग्राम। तो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में हमारा फाइनल वेलोसिटी, कार्ट का वेलोसिटी कितना आने वाला है, 52 × 2/55 दैट इज 104/55 बनाएगा ये 55। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बनने वाला है, दैट इज 1.89 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपको गिवन है। मींस आपका सैंपल पेपर, आपका जो आपका क्वेश्चन पेपर था सी कोड वाला था, उसमें ये इस फॉर्म में अरेंज किए हुए थे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एनर्जी possessed by a body due to its change in position or shape is called। अपनी स्थिति तथा स्वरूपण में परिवर्तन के कारण किसी पिंड द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि मीन्स अगर कोई बॉडी उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण, मीन्स अगर हम बात करते हैं उसकी स्थिति और संरूपण के कारण अगर कोई वस्तु ऊर्जा को ग्रहण करती है तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। मीन्स द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position and its configuration is known as potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, स्थिति और संरूपण के कारण होती। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये आपका साउंड वेव बाय नेम दिया हुआ था टॉपिक, और मैंने बोला था कि जो टॉपिक हमारे बाय नेम दिए हुए हैं वहां से क्वेश्चन हमारे डेफिनेटली बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलो हर्ट्ज, मींस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना गिवन है, 1 किलो हर्ट्ज आपको गिवन है। वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर, वेवलेंथ आपको कितना गिवन है, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं ऐसे ही सिस्टम में तो कितना आएगा, 50 इंटू 10 टू की पावर -2 मीटर में आने वाला है। अब हमें क्या पूछा गया है कि 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमें पता है स्टूडेंट, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस अगर मुझे पता है तो मैं स्पीड निकाल अगर स्पीड भी मुझे पता होगी तो मैं टाइम निकाल सकता हूं, क्योंकि टाइम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, d बराबर s इंटू टी, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे, टाइम हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, टाइम हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, देखिए स्टूडेंट, यहां से हम टाइम कैसे फाइंड करने वाले हैं, तो t बराबर d अपॉन s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम टाइम फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमें पता है रिलेशन कि मींस यहां पर रिलेशन क्या होता है, लैम्डा बराबर v बाई एफ होता है, तो यहां से वेलोसिटी कितनी आने वाली है, लैम्डा एफ। लैम्डा का वैल्यू गिवन है, एफ का वैल्यू हमें गिवन है, एफ हमें कितना गिवन है, 10 टू की पावर 3 हर्ट्ज। पुट करता हूं तो 50 इंटू 10 टू की पावर -2 इंटू 10 टू की पावर 3, तो सॉल्व करने के बाद में वेलोसिटी कितनी आ रही है हमारी, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 500 कितनी आने वाली है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है, एसआई सिस्टम में। तो 500 मीटर पर सेकंड हमारी यहां से वेलोसिटी निकल के आती है। डिस्टेंस हमें गिवन है स्टूडेंट, रानी देवी कुमावत, सर यूपीएससी की क्लास नहीं चलती है क्या, बिल्कुल स्टूडेंट, ये यूपीएससी के लिए ही है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आपसे जो फिजिक्स वाला पार्ट है कि जिसमें जो एनडी के अंदर जो फिजिक्स आती है यूपीएससी ही करवाता है, तो ये उसी के लिए ही है। फिजिक्स हमारी जनरल फिजिक्स आती है एनडीए के अंदर, जो कि आपका यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है उसके लिए जनरल फिजिक्स जो पूछी जाती है वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वेलोसिटी आपको गिवन है, आपको टाइम पूछा है, डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है, 1 किलोमीटर, दैट इज अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं मीटर में तो 1000 अपॉन 500 दैट इज 2 सेकेंड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बनने वाला है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस ए बायोएंसी व्हेन दे आर इमर्ज्ड इन फ्लूइड। बायोएंसी इज, जब भी हम बात करते हैं किसी बॉडी को अगर मैं किसी फ्लूइड में इमर्ज करता हूं तो उस पर ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है, तो ऊपर की ओर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं या फिर बायोएंसी फोर्स। अगर वस्तु हमारी कि मींस जो भी कोई वस्तु है इसका वेट अगर हमारा ज्यादा है, अगर इसको मैंने इसके अंदर इमर्ज किया है इस तरीके से, अगर हमारा वेट इसका ज्यादा है इसके अपथ्रस्ट फोर्स से, तो ये क्या कर जाएगी, इसमें सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन अगर हमारा इसका वेट मींस अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ mg इसका वेट लगेगा। अगर वेट हमारा ज्यादा है इसके अपथ्रस्ट फोर्स से, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है, तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। लेकिन अगर हमारा अपथ्रस्ट फोर्स कैसा है, वेट के बराबर है, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तैरने लग जाएगी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है कि मींस अपथ्रस्ट फोर्स रहता है, ऊपर मुखी बल रहता है, अपवर्ड फोर्स रहता है। उत्प्लावन बल कैसा होता है हमारा, अपवर्ड फोर्स होता है, हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक फील्ड से है। क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो या तो वहां पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं या फिर डायरेक्शन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहां पर ये हमारा डायरेक्शन से क्वेश्चन वहां पर पूछा है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में पूछा गया है कि मीन्स हमारा जो तर्जनी उंगली है, मीन्स जो हमारी 4 फिंगर होती है, लेफ्ट हैंड को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो 4 फिंगर हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। थंब हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अंगूठा हमारा चालक की गति को दर्शा रहा है। तो हमारा जो करंट है मींस ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारी मिडल फिंगर होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, इंड्यूस्ड
करंट को प्रदर्शित करती है, मींस हमारी धारा किधर लगती है उसको ये प्रदर्शित करती है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये अच्छा है, इस क्वेश्चन को हम अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। टू रजिस्टर्स R1 and R2 अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिकल क्लोज सर्किट आर मेड विथ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल है मतलब इसका जो रजिस्टिविटी रहने वाली है रो 1 और रो 2 दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड द सेम थिकनेस मीन्स इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैसा है, इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कैसा दिया हुआ है स्टूडेंट, हमें बराबर दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा यहां से A1 शुड बी इक्वल टू A2 इस तरीके से। द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस R2 इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ द R1। तो मीन्स हम कहेंगे L2 इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ L1। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ द लेंथ ऑफ R2 इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ R1। हिंदी मीडियम में भी आपको इसी तरीके से गिवन है। तो हमें क्या पूछा गया है कि मींस इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अगर मैं इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे पता है कि मींस हम अगर ये इस तरीके से ये दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, इन दोनों को अगर मैं पैरेलल कनेक्ट कर दूं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R कितना होगा हमारा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें पता है कि जो मीन्स हमारा जो रेजिस्टेंस रहता है R इक्वल टू रो L अपॉन A, यहां पर रो और A दोनों क्या हमारे कांस्टेंट है, बराबर है। तो यहां से हम बोल सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो हम यहां से स्टूडेंट किस तरीके से इनको अरेंज करेंगे, R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 अपॉन L2 का रेशियो हमारा कितना आ रहा है यहां से, दैट इज 1/2। अगर मैं इस चीज को अरेंज करता हूं तो यहां से नीचे जाके 1/2 बनाता है। तो यहां से स्टूडेंट R2 का वैल्यू कितना आने वाला है, ट्वाइस ऑफ R1। R2 का वैल्यू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ R1। इस तरीके से हमारा ये R2 का वैल्यू आता है। अब मैं इस R2 का वैल्यू को यहां इक्विवेलेंट पे पुट कर देता हूं तो हमारा फाइनल आंसर हमारा इन टर्म्स में आ जाएगा। तो किस तरीके से होने वाला है, R इक्वल टू R1 का वैल्यू एज इट इज रखूंगा इनटू R2 का वैल्यू क्या पुट कर देता हूं, ट्वाइस ऑफ R1। R1 का वैल्यू एज इट इज, R2 का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, ट्वाइस ऑफ R1। सॉल्व करते इसको तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करवा देता हूं। R इक्वल टू R इंटू R1 इंटू ट्वाइस ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R1। सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आने वाला है, R बराबर 2R1 का स्क्वायर 3R1, दैट इज R1 से R1 कैंसिल आउट हुआ तो 3R इक्वल टू 2R1, दैट इज हमारा यहां से रिलेशन क्या आ रहा है, 3R इक्वल टू 2R1। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 3R इक्वल टू 2R1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या बनने वाला है इसमें, राइट ऑप्शन हमारा यहां से बन के आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट इसके जस्ट बाद में आपका मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है उसका सॉल्यूशन होने वाला है। मींस उसका हमारा 2:15 का टाइम पीरियड है, तो वहां पर हमारा 2:15 पर आपका मैथ्स का पेपर सॉल्व होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और एक स्टूडेंट आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, मींस एक अपेक्स परिवार की तरफ से आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि मींस 18 अप्रैल से हमारे लिए ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जयपुर वाली ब्रांच पर। अपेक्स क्लासेस जयपुर ब्रांच पर हमारे 18 अप्रैल से नियमित एनडीए, एयरफोर्स, नेवी एग्जाम के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन एज इमेज इज फॉर्म्ड डिस्टेंस 5 फ्रॉम द लेंस। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा जब लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट जितने भी हमने मॉक टेस्ट पेपर किए थे उनमें हर पेपर में हमने एक एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डाला था, क्योंकि ऑप्टिक्स हमारा वहां से अच्छा वेटेज रखता है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो जैसे ही स्टूडेंट हमारा नाम आता है
अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉनकेव लेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, आभासी और सीधी इमेज बनती है। मींस इमेज आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल और सीधी, मींस इस तरीके से बनने वाली है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो स्टूडेंट, जब भी हमारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आपका जो मैग्निफिकेशन रहने वाला है, आवर्धन रहने वाला है, वो कैसा रहेगा, धनात्मक रहने वाला है, धनात्मक रहने वाला है। साथ ही साथ में स्टूडेंट आपको याद करना है कि जब भी आभासी बनेगा तो m का मान क्या होगा, लेस देन 1। अगर आपको ये दो चीज पता है तो यहां से ऑप्शन नंबर ये a और b तो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। तो आंसर क्या हो सकता है हमारा, या तो ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि मींस फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो f का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करता हूं कॉनकेव मिरर के लिए तो यहां पर हमारा फोकल लेंथ किस में आता है, नेगेटिव में आता है। इसी तरीके से लोकेशन ऑफ इमेज v का मान कितना दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा v भी कैसा रहता है, -5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें इमेज हमारी हमेशा कैसी बनती है, मींस प्रकाश की दिशा के अपोजिट दिशा में मैं जाऊंगा तो वहां पर हमारी ये इमेज बनेगी, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये इस तरीके से। तो फोकल लेंथ के लिए मैं अगर फॉर्मूला यूज करता हूं तो f बराबर 1/v माइनस 1/u, क्योंकि हमें पता है m बराबर कितना होता है, v/u। u का मान मुझे नहीं पता है तो इस फॉर्मूला से मैं u का मान निकाल सकता हूं। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, तो कितना आने वाला है स्टूडेंट, यहां से आने वाला है -1/10 इक्वल टू v का मान है -1/5 माइनस 1/u। सॉल्व करते हैं इसको तो 1/u का मान कितना आ रहा है, -1/u का अगर मैं इसको इधर प्लेस करवाता हूं तो 1/10 प्लस 1/5 दैट इज 10। अगर मैं एलसीएम लेता हूं यहां से तो यहां से -1 प्लस 2 दैट इज प्लस 1/10 और ये माइनस यहां चला जाएगा तो u का मान कितना आ रहा है, -10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अब मेरे पास में v का मान है, u का मान है, मुझे मैग्निफिकेशन पूछा है तो मैग्निफिकेशन हमारा m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा v/u। पुट करता हूं माइनस का 5 और u का मान आया हमारे पास में माइनस का 10। दैट इज सॉल्व करने के बाद में हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, 1/2 दैट इज 0.5, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। स्टूडेंट वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं स्वागत है सभी का, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। 18 अप्रैल से अपेक्स क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस लेकर आए हैं। तो आप एक बार अपेक्स क्लासेस जयपुर की ब्रांच पर आप विजिट कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि ग्रेविटेशनल लॉ से F बराबर कितना होता है हमारा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से g का मान कितना हो जाएगा, g बराबर f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। विमा पूछी है हमें, क्वेश्चन आपको मैंने बहुत सारे ऐसे विमा वाले क्वेश्चन करवाए हैं, विमा और डायमेंशन वाले जो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा और बोला है कि एक क्वेश्चन यहां से पक्का आने वाला है और एग्जाम में वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आया है। तो हमें पता है कि फोर्स की यूनिट, फोर्स की डायमेंशन कितनी बनती है, m1 l1 t-2। यहां से अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस के लिए r, दोनों के मध्य की दूरी, r कितना बनता है हमारा, l2 बनता है, और नीचे आया है मास, तो मास का स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, तो m1 से m2 कैंसिल आउट होगी, कितना बनाएगा, फाइनली यहां पर बनाने वाला है m-1, ये बनने वाला है m-1। अगर मैं l के बारे में बात करता हूं तो l1 और l2 मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेगा, l3। जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है हमारी, एड हो जाती है, और ये t-2 एज इट इज है, तो यहां से ये t-2। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है, यहां से राइट ऑप्शन बनने वाला है m-1 l3 t-2। दैट इज ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऑफलाइन क्लासेस में भी करवाए हैं, बार बार जितनी भी हमारी शीटें हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं। तो क्या बोला गया है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मींस इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जब भी हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी अंतिम वेग क्या हो जाता है स्टूडेंट, हमारा 0 हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, ऊपर फेंकने पर जैसे जैसे मैं बॉडी को ऊपर फेंकता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ रहेगी और मैक्सिमम हाइट पर जाके क्या करेगी, वो एक इंस्टेंट के लिए रुकेगी और रुकेगी तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, तो उसको अधिकतम ऊंचाई तय करने में कितना समय लग रहा है। तो स्टूडेंट हमें पता है न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन से कितना होता है हमारा, v बराबर u प्लस at होता है। अगर मैं बात करता हूं अपवर्ड मोशन के लिए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हम डील करेंगे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा कैसा होगा, नेगेटिव में, दैट इज माइनस जी को हम कंसीडर करने वाले हैं। तो v बराबर u माइनस gt, g का मान हम ले लेते हैं -10 पुट कर देता हूं तो यहां पर क्या बनने वाला है, 0 u माइनस u का मान तो आपको कितना गिवन है, 40 गिवन है, 40 माइनस 10 इंटू टी, दैट इज t को अगर हम सॉल्व करते हैं तो t का मान कितना आ रहा है यहां से 4 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाय नेम टॉपिक दिया हुआ है और मैंने आपको बोला था कि ऐसे जो बाय नेम टॉपिक है इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और ये हमने ऑसिलेशन वाला जो पार्ट पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया है। तो यहां पर आपका जो सेकंड पेंडुलम रहता है उसके बारे में पूछा गया है। द टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम अप्रोक्सीमेट इज, 1 मीटर लंबे लोलक का दोलन काल लगभग कितना होता है, इसका दोलन काल कितना होता है, सेकेंड पेंडुलम है, दैट इज 2 सेकेंड के बराबर होता है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अगर आपने इसको एक बार बुक में पढ़ लिया है और आपको दिमाग में ये अगर है तो आप इसको डायरेक्ट आपको यहां पर अप्रोच लगानी है कि 2 सेकंड। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि मींस जो हमारा 2 सेकंड का जो पेंडुलम है मींस जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, एक बार आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2 विद्युत आवेशों के बीच धनात्मक बल की सटीक व्याख्या करता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूलाम के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, कूलाम के नियम से F बराबर कितना होता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच जब भी फोर्स लगता है तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, जहां पर Q1 Q2 क्या हमारे आवेश है। अगर दोनों के दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं, लाइक चार्ज है, मींस सजातीय आवेश है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मींस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि चार्ज हमारे कैसे है, अनलाइक चार्ज है, मींस एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी आपका जो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मींस पॉजिटिव फोर्स कब बनेगा, जब दोनों चार्ज कैसे हो, पॉजिटिव हो, या फिर दोनों चार्ज कैसे हो, नेगेटिव हो, तभी तो हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव आपस में प्लस बना लेगा। तो मींस बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, ये भी सही है हमारा, बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव, ये भी सही है, अपोजिट नहीं ये गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बन के आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये वापस से आपका सर्किट थ्योरी से क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स।
these wires are connected in parallel is the equivalent resistance of this combination। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करता हूं, 50 ओम का एक प्रतिरोध था, इसको हमने क्या किया है, छोटे छोटे बराबर 5 भागों में विभाजित कर दिया है, और इन 5 भागों को हमने क्या किया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होने वाला है। तो वापस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विनोद, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जानकीलाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है सभी का, विशाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए। यहां पर हमें क्या बोला गया है, 50 ओम के प्रतिरोध को हमने 5 बराबर बराबर भागों में काटा है। तो मींस हमें पता है कि मींस अगर हमारा मटेरियल सेम है और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लंबाई के समानुपाती रहता है, मींस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर मैं L को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1, R2, R3, R4 और R5 का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मींस इस 50 ओम के रेजिस्टेंस को मुझे क्या करना होगा, 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा, दैट इज 10 ओम। अब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस हमारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, एक समान आवेश है, और जब भी ये पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तो हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, R बाई N हो जाता है। तो यहां पर R का मान कितना है, 10 है, और कितने रेजिस्टेंस है, 5 है, मतलब 10/5। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका कितना हो जाएगा, 2 ओम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको इसमें लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए। जो आपको अगर आपको लैंग्वेज पढ़नी आती है और बेसिक अप्रोच वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्मोडायनेमिक्स से ऐसे क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में भरमार क्वेश्चन किए थे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने ऐसे मॉक टेस्ट में किए थे, साथ ही साथ में क्लास में भी मैंने आपको बताया है। व्हाट इज द मास ऑफ मटेरियल whose specific heat is 400 joule kilogram per degree centigrade for a rise in temperature from 15 degree centigrade to 25 degree centigrade when heat is received 2 kilojoule। तो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी मीडियम में, कोई द्रव्यमान कितना होगा जब हम किसी वस्तु को 20 किलोग्राम जूल की उष्मा देते हैं और उसकी विशिष्ट उष्मा कितनी गिवन है, 400 जूल पर किलोग्राम, और तापमान में कितना अंतर गिवन है, 15 से 25 हो जाता है। तो द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि मींस उष्मा हमारी कितनी होती है, mc इंटू डेल्टा टी, जहां पर C क्या है, हमारा स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक हीट हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 400 गिवन है, और ऊर्जा में कितनी गिवन है, ऊर्जा में गिवन है 20 किलो जूल। कितनी उष्मा दी गई है, 20 किलो जूल। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे एग्जाम में मॉक टेस्ट में किए हुए हैं। तो 10 टू की पावर 3 हमें गिवन है, 10 टू की पावर 3 जूल। मास हमें फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट हमें कितनी गिवन है, 400 हमें स्पेसिफिक हीट गिवन है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, मतलब 15 से 25 हो रहा है, मतलब 10 डिग्री का टेम्परेचर में हमारा चेंज आता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको 10। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये 10 टू की पावर 3 से ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो रहा है। तो m बराबर कितना आ रहा है, 20/4, दैट इज 5 किलोग्राम। ऐसा ही सिस्टम में था सारा का सारा, इनकी यूनिट को हमें चेंज नहीं करना है। तो राइट ऑप्शन क्या बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस पे हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन ये थर्मोडायनेमिक्स से था। तो स्टूडेंट बात करते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द यूनिट मास। किसी पदार्थ के वाष्पन की विशिष्ट गुप्त उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को क्या रहने वाला है। इसमें कुछ ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस में हमें क्या बोलते हैं कि मींस हम बात करते हैं, जब भी बात करते हैं स्टूडेंट लेटेंट हीट के बारे में, मींस गुप्त उष्मा के बारे में, तो गुप्त उष्मा हमें किसके लिए आवश्यक होती है, अवस्था परिवर्तन के लिए। मींस जब भी हम बात करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, तो वहां पर हमारी कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। तो जब भी हम बात करते हैं अवस्था परिवर्तन में, तो अवस्था परिवर्तन मींस चेंज इन स्टेट में हमेशा टेम्परेचर क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तापमान में बिना कोई परिवर्तन किए द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन के लिए, मींस क्या बोला गया है, वाष्पन के लिए पूछा गया ना,
तो तापमान में बिना कोई परिवर्तन किए वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है, लिक्विड टू वेपर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वापस आपका ईवी पोर्शन से ही था। किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होगा? कोई भी आपको एक द्रव दिया हुआ है तो उसको बर्तन में हमने भरा रखा हुआ है, तो वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए होता है हमें? ज्यादा से ज्यादा तापमान हमारा क्या होना चाहिए? तापमान बढ़ा हुआ होना चाहिए। तापमान जब बढ़ेगा तभी तो वहां से वो पानी गैस के रूप में कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेचर क्या चाहिए होता है मुझे? हाई टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए। साथ ही साथ में जितना अगर बर्तन हमारा बड़ा होगा, मींस जितना सरफेस एरिया हमारा खुला हुआ रहेगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन होने वाला है, वाष्पीकरण होने वाला है। तो क्या होगा? द टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर हाई होना चाहिए लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज लार्ज। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बनने वाला है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका अगेन सर्किट थ्योरी से है। क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हमें पूछी है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज आर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, दैट इज आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पर रो क्या हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, हम इसको बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट कि अगर हमारी लेंथ हमारी 1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना हमारा 1 है, तो ये जो प्रतिरोध रहेगा वो किसके बराबर रहने वाला है? दैट इज आर इक्वल टू रो के बराबर। तो मीन्स प्रतिरोधकता को हम कैसे परिभाषित करेंगे? प्रतिरोधकता को परिभाषित करेंगे कि मीन्स एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले जो हमारा कोई भी चालक है, इसका जो प्रतिरोध रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता के बराबर। मीन्स यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ के वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर रहता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर रहता है। अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करना चाहूंगा स्टूडेंट, तो यहां से रो कितना बनेगा? आपको यहां पर कंफ्यूजन करने के लिए ये ओम लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ओम यूनिट नहीं होती है। मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं इस तरीके से, तो सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास में क्या आएगा? रो बराबर कितना आ जाएगा? आर, एरिया को मैं मल्टीप्लाई करता हूं ए अपॉन में एल। आर ओम में इसको मैं प्रदर्शित करता हूं एरिया, एरिया को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मीटर स्क्वायर में प्रदर्शित करते हैं। लेंथ को हम मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ तो कितना बना? ओम मीटर। ऐसे सिस्टम में ओम मीटर बनने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आपको क्लास में करवाए हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे यूनिट और डायमेंशन का क्वेश्चन मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन से पक्का आने वाला है, तो वो क्वेश्चन यहां पर आया है इस तरीके से, ठीक है। और हर एक की मैंने यूनिट, जैसे जैसे हमारे चैप्टर चलते गए थे, मैंने हर एक की यूनिट और डायमेंशन आपको साथ ही साथ में करवाई थी। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या बोला गया है? अगेन ये सर्किट थ्योरी से हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट ए 60 वोल्ट बल्ब इन डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट? 240 वोल्ट की घरेलू आपूर्ति में 60 वोल्ट के एक तापदीन बल्ब को आलोकित करने के लिए कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होती है? तो बेसिक हमारा पावर के बारे में बात करते हैं कि मींस पावर में हमारा वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन रहता है। अगर सप्लाई हमारी डीसी है तो पावर कितनी रहेगी? P इक्वल टू VI। पावर का वैल्यू हमें कितना गिवन है क्वेश्चन स्टूडेंट? 60 वॉट हमें गिवन है, तो 60 इक्वल टू वोल्टेज का वैल्यू कितना गिवन है? 240। तो करंट का मान पूछा है कि विद्युत धारा हमारी कितनी होगी, तो I बराबर कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 240। सॉल्व करते हैं उसको, 6 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा, दैट इज 1/4। तो फाइनली इसको कितना बनाएगा ये? 0.25 एम्पियर। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। 0.25 एम्पियर की हमारी यहां पर करंट फ्लो होने वाली है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है? अगेन ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट से है। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन पे, एक बार आप रीड कीजिए क्वेश्चन को। The magnetic field produced by current carrying straight wire, a point outside the wire depends, किसी विद्युतवाही सीधे तार द्वारा, तार से बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस किस पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायो सावर्ट के नियम के अनुसार dB बराबर हमारा कितना होता है, कोई भी हमारा धारावाही चालक तार है तो उसके कारण अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कितना आने वाला है, I अपॉन R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो अब कह सकते हैं कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस के, दैट इज B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा यहां से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द इट, इससे दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन हमारा ये अच्छा है, ए वुडन बॉक्स ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड डायमेंशन कितना गिवन है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें ये गिवन है, इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल विथ साइड 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर टचिंग द टेबल the top, which one of the following is approximate pressure exerted on the table। हिंदी मीडियम में क्या बोला गया है, 2 किलोग्राम का हमारे पास में एक द्रव्यमान है जिसकी कुछ विमाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई गिवन है। अगर मैंने इस बॉक्स को इस तरीके से आपको गिवन है, ये आपको कोई एक बॉक्स गिवन है, ये आपको एक बॉक्स गिवन है इस तरीके से, ठीक है। इसकी लंबाई तो आपको कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और इसकी चौड़ाई हमें कितनी गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, और ये वाला एरिया में कितना गिवन है, मतलब ये आपको एक इधर 30 गिवन है, ये 10 गिवन है, और ये ऐसे 15 गिवन है। थोड़ा सा ये डायग्राम आपका चेंज हो सकता है, लेकिन डायमेंशन हमें इस तरीके से गिवन है कि ये 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वाला हमारा कहां पर रहे, बेस में रहे, आधार में रहे। तो हमें प्रेशर के बारे में पूछा है, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स यहां पर क्या है हमारा, इसका वेट, दैट इज mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। एरिया कितना है, 10 और 30 सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहां से मैं एरिया लिख सकता हूं इसका 10 इंटू 30 सेंटीमीटर में गिवन है। तो फर्स्ट जॉब रहेगी इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो जब भी मैं एरिया को कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 10 टू की पावर माइनस 4 आने वाला है। तो यहां से वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करवा देता हूं। m का वैल्यू हमें कितना गिवन है, प्रेशर mg अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया है, दैट इज एरिया है, तो 2 इंटू 9.8, या हम यहां पर 10 भी ले सकते हैं, देख लेते हैं अप्रोक्स कितना आने वाला है, 10 और 9.8 से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और वैल्यू कितनी गिवन है, 10 इंटू 3, तो 10 इंटू 30 इंटू 10 टू की पावर माइनस 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में कितना बनाएगा, सॉल्व करने के बाद में आ रहा है 20 अपॉन 3 इंटू यहां से 10 टू की पावर माइनस 2, और ऊपर जाके कितना बना लेगा, 2000 अपॉन 3 बना लेगा ये। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद में 666 पॉइंट समथिंग इस तरीके से आपका आंसर आने वाला। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मोहनलाल कुशवाहा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जय हिंद। आई होप आप लोगों ने इसका पेपर दिया होगा और पेपर आपका अच्छे से हुआ होगा, क्योंकि पेपर हमारा कैसा था, इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टिपिकल पेपर हमारा नहीं आया था। इसमें जिसने भी बेसिक आइडिया है, जिसको भी बेसिक आइडिया से पढ़ के गया है, सबका पेपर सही हुआ होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, एक विद्युत धन आवेशित चालक गोले के कारण बनने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, विद्युत बल रेखाओं के बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि मीन्स जितनी भी हमारी, अगर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से होती है,
और अगर यही चार्ज हमारा कैसा होता, नेगेटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इनवर्ड होती है। अगर मैं बात करता हूं इनकी और प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सरफेस से जनरेट होती है वहां पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमारी इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज है कि मींस जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, अगर मैं किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाता हूं, एक स्पर्श रेखा बनाता हूं, तो वो किसको प्रदर्शित करती है, वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हम बात करते हैं कि क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट कर सकती है, तो वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो कटान बिंदु रहेगा, प्रतिच्छेदन बिंदु रहेगा, तो वहां पर हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेगी, दो स्पर्श रेखाएं बनेगी, जो कि दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। तो अतः यह संभव नहीं है। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज पर आपसे और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहां से हमारा, अगर हम इस क्वेश्चन को बारे में बात करते हैं, तो एक धन विद्युत आवेशित चालक गोले के कारण बनने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी। तो अभी बताया था कि मींस बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होने वाली है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, एट द राइट एंगल टू द कंडक्टिंग स्फीयर एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। चालक पृष्ठ के समकोण पर और गोले के केंद्र से बाहर की तरफ। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा 24 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के यहां से आए थे। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और स्टूडेंट, आपके लिए एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन है कि 18 अप्रैल 2022 से अपेक्स क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं। जो सितंबर में आपका जो एनडीए का पेपर होने वाला है, उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस, जिसमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट है वो एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को आप स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है उसको ये इंफॉर्मेशन आप डिलीवर कीजिए। तो मिलते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। आई होप आप लोगों का अच्छे से पेपर हुआ होगा और आप नेक्स्ट, मेरी बेस्ट विशेष और अपेक्स परिवार की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आप एसएसपी के लिए इसमें क्वालिफाई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑफलाइन क्लासेस में, और नेक्स्ट हमारी जो भी एनडी के लिए ऑनलाइन क्लासेस रहेगी उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।